कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले आती है जहां उम्मीद की एक किरण भी चमत्कार जैसी लगती है। एक अकेली माँ, एक मासूम बच्चा और एक अजनबी, और एक सफर जिसने उनकी तकदीर बदल दी। लखनऊ के हजरतगंज रेलवे स्टेशन पर सुबह के 4 बजे थे। हल्की सी धुंध हवा में तैर रही थी और प्लेटफॉर्म नंबर 3 की एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर एक युवती, शालिनी, अपनी गोद में अपने 3 साल के बेटे आरव को लिए चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में एक अनकही कहानी की नमी थी और मन में एक तूफान जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। हर गुजरती ट्रेन की सीटी उसे चौंका देती थी, मानो उसकी उम्मीदें हर बार उठती और फिर टूटकर बिखर जाती। शालिनी की सफेद साड़ी, जो अब धूल और समय के साथ फीकी पड़ चुकी थी, उसके कंधों पर लिपटी थी। उसके पास एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ कपड़े, एक पुरानी डायरी और आरव का एक टूटा हुआ खिलौना था। आरव, उसका मासूम बेटा, कभी चाय वाले की ओर देखता तो कभी मूंगफली बेचने वाले की ओर हाथ बढ़ाता। शालिनी हर बार उसका छोटा सा हाथ पकड़कर धीरे से कहती, नहीं बेटा, अभी नहीं। उसकी आवाज में ममता थी, लेकिन आंखों में वो बेबसी थी जो एक मां अपने भूखे बच्चे को देखकर महसूस करती है। प्लेटफॉर्म पर लोग आते जाते थे। कोई जल्दी में था, कोई अपने सामान को संभाल रहा था और कोई अपने फोन में खोया हुआ था। लेकिन शालिनी की दुनिया उस बेंच तक सिमट चुकी थी। वो न तो किसी को आवाज दे रही थी, न ही किसी से मदद मांग रही थी। बस अपने बेटे को सीने से लगाए एक अनजान मंजिल की तलाश में थी। उसी बेंच से कुछ दूरी पर एक 30 साल का युवक, अर्जुन, बैठा था। अर्जुन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था जो पुणे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वो अपने गांव बाराबंकी से दिवाली की छुट्टियां मनाकर वापस लौट रहा था। उसकी नजर सुबह से ही शालिनी पर थी। वो देख रहा था कि ये युवती, जिसके चेहरे पर उदासी था, हर बार ट्रेन रुकने पर खड़ी होती, भीड़ को देखती और फिर वापस उसी बेंच पर बैठ जाती। अर्जुन के मन में कई सवाल उठ रहे थे। ये युवती कौन है? इतनी सुबह, इतने छोटे बच्चे के साथ वो अकेली क्यों है? और वो इतनी तकलीफ में भी इतनी शांत और गरिमामय क्यों दिख रही है? उसने देखा कि जब आरव ने तीसरी बार मूंगफली की ओर इशारा किया तो शालिनी ने उसे फिर से प्यार से मना किया। लेकिन इस बार आरव की आंखों में जो भूख और मासूमियत थी, वो अर्जुन से देखी नहीं गई। वो उठा, मूंगफली वाले के पास गया और एक छोटा सा पैकेट खरीद लिया। वो धीरे से शालिनी के पास पहुंचा और बोला, लो छोटे, थोड़ा सा खा लो। शालिनी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन गुस्सा नहीं, बल्कि एक आत्मसम्मान था जो साफ झलक रहा था। आपने ये क्यों लिया? वो बस यूं ही हाथ बढ़ा देता है, उसका पेट भरा है। शालिनी ने धीमी लेकिन थकी हुई आवाज में कहा, कोई बात नहीं, बच्चे का मन है, थोड़ा सा खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शालिनी कुछ नहीं बोली। उसने बस अपने बेटे को देखा, जो अब मूंगफली के दाने चटखारे लेकर खा रहा था। उसकी छोटी सी मुस्कान, जो शायद कई दिनों बाद उसके चेहरे पर आई थी, शालिनी की आंखों को नम कर गई। और उसी पल अर्जुन को समझ आया कि ये सिर्फ भूख नहीं थी, ये उस मासूमियत की जीत थी जो शालिनी के चेहरे पर एक हल्की सी राहत लेकर आई थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर शालिनी से पूछा, आप कहाँ जा रही है? मैं सुबह से आपको यही बैठे देख रहा हूं। कोई परेशानी है क्या? शालिनी पहले थोड़ा झिझकी। उसकी आंखों में एक डर था, लेकिन साथ ही एक थकान भी, जो अब शायद बोलना चाहती थी। मुझे पुणे जाना है, उसने धीरे से कहा। मेरे पास जनरल टिकट है, लेकिन हर ट्रेन में इतनी भीड़ है कि बच्चे के साथ चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं बस इंतजार कर रही हूं कि कोई कम भीड़ वाली ट्रेन मिल जाए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अरे, तो फिर आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं भी पुणे जा रहा हूं। मेरे पास एसी कोच का टिकट है
और मेरे केबिन में जगह भी है। मेरे साथ चलिए, मैं टीटी से बात कर लूंगा। शालिनी कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखें अर्जुन को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। क्या ये भरोसा करना सुरक्षित है? क्या ये अजनबी वाकई उसकी मदद करना चाहता है, या इसके पीछे कोई और मंशा है? लेकिन फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा, जो अब भी मूंगफली खाते हुए खुश था। शायद अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास तो सिर्फ जनरल टिकट है। अगर टीटी ने कुछ कहा तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। उसने धीरे से कहा, आपके पास हिम्मत है और वो बहुत बड़ी चीज है। टिकट मैं संभाल लूंगा, आप बस चलिए, अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। शालिनी ने एक गहरी सांस ली और फिर सिर हिलाकर हामी भर दी। उस पल में ऐसा लगा जैसे कोई अनजान डोर उसे एक नई उम्मीद की ओर खींच रही थी। जब ट्रेन आई, अर्जुन ने शालिनी का छोटा सा बैग उठाया और उसे एसी कोच तक ले गया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा के झोंके ने शालिनी को चौंका दिया। यहां इतना ठंडा क्यों है? उसने अनायास पूछा। क्योंकि आप पहली बार यहां आई हैं, अर्जुन ने हल्के से हंसते हुए कहा और उसे सीट पर बैठने का इशारा किया। शालिनी अब भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उसकी आंखों में एक डर था, जैसे वो हर पल ये सोच रही हो कि क्या ये सब सपना है या कोई नया खतरा। जब टीटी आया, अर्जुन ने उसे एक कोने में ले जाकर कुछ बात की। शालिनी बस दूर से देखती रही। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद टीटी मुस्कुराते हुए चला गया। सब ठीक है, अब आप चैन से बैठिए, अर्जुन ने लौटकर कहा। पहली बार शालिनी की आंखों में राहत की एक चमक दिखी। उसने धीरे से पूछा, आपने इतना सब क्यों किया? क्योंकि आप इंसान हैं और इंसानियत अभी भी जिंदा है, अर्जुन ने सादगी से जवाब दिया। यह जवाब शालिनी के दिल को छू गया। उसने खिड़की की ओर देखा, जहां बाहर अंधेरा धीरे धीरे सुबह की रोशनी में बदल रहा था। लेकिन उसके मन में अब भी एक डर था। इतने समय से वो अकेलेपन की आदत डाल चुकी थी। किसी अजनबी का इतना ख्याल रखना उसे असहज कर रहा था। ट्रेन की रफ्तार के साथ शालिनी का मन भी धीरे धीरे खुलने लगा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं? आप इतनी सुबह इस छोटे बच्चे के साथ अकेले पुणे क्यों जा रही हैं? शालिनी की आंखों में एक पल के लिए नमी तैर गई, लेकिन अब वो चुप नहीं रहना चाहती थी। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। मेरे पति विशाल एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क थे। शुरू में सब ठीक था। वो प्यार करने वाले थे, मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते थे। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद उनकी शराब की लत सामने आई। पहले छोटी मोटी बातों पर झगड़ा, फिर गालियां और फिर मारपीट। शालिनी की आवाज कांपने लगी। उसने एक पल रुककर अपने बेटे को देखा, जो अब उसकी गोद में सो चुका था। जब आरव हुआ तो विशाल कुछ समय के लिए सुधर गए। मुझे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रात वो नशे में धुत होकर घर आए। बाइक चलाते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया और वो हमें छोड़कर चले गए। शालिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। कहने लगे कि मैं उनके बेटे की मौत की वजह हूं। मेरे मायके वालों ने भी मुंह फेर लिया। मैं पूरी तरह अकेली रह गई। न छत, न सहारा, न कोई सुनने वाला। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में शालिनी के दर्द का प्रतिबिंब था। फिर गांव की एक दीदी ने बताया कि विशाल की कंपनी में उनका पीएफ और कुछ इंश्योरेंस का पैसा जमा हो सकता है। बस उसी उम्मीद के सहारे मैं पुणे जा रही हूं। ये मेरी आखिरी कोशिश है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। शालिनी की आवाज अब थरथराने लगी थी। उसने आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यह बच्चा मेरा सब कुछ है। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अर्जुन ने धीरे से उसका कंधा थामा और कहा, हिम्मत अभी बाकी है शालिनी,
और अब आप अकेली नहीं हैं। जब ट्रेन पुणे के रेलवे स्टेशन पर रुकी तो सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थी। अर्जुन ने आरव को गोद में उठाया और शालिनी से कहा, चलिए अब जिंदगी का अगला सफर शुरू करते हैं। लेकिन शालिनी के मन में अब भी सवाल थे। इतनी सुबह इस अनजान शहर में वो अपने बेटे के साथ कहाँ जाएगी? अर्जुन ने उसकी बेचैनी को भांप लिया। उसने कहा, मेरे फ्लैट में आप और आरव आराम कर सकते हैं। मैं बगल के कमरे में रहूंगा और सुबह 10 बजे हम कंपनी चलेंगे। शालिनी चुप रही। वो जानती थी कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने सिर झुकाकर बस इतना कहा, ठीक है। पुणे की सड़कें उस सुबह शांत थी। टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए शालिनी का मन बार बार अपने गांव की उस खाली चौखट की ओर लौट रहा था, जहां उसने अपने पति के साथ कुछ पल की खुशियां बिताई थी। लेकिन अब वो एक नई मंजिल की ओर बढ़ रही थी, जहां उसे नहीं पता था कि क्या इंतजार कर रहा है। अर्जुन का फ्लैट साधारण सा था। 2 बेडरूम, एक छोटा सा लिविंग रूम और एक रसोई। थोड़ा अव्यवस्थित, लेकिन साफ और सुरक्षित। शालिनी ने आरव को बिस्तर पर लिटाया और खुद एक कोने में बैठ गई। थकान ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो सुबह की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। आरव अब भी सो रहा था। शालिनी उठी और अपने गांव की आदतों के अनुसार उसने फ्लैट को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। बिखरे हुए कपड़े समेटे, रसोई में बर्तनों को धोया और कमरे को साफ किया। जैसे जैसे फ्लैट संवरता गया, शालिनी का मन भी थोड़ा हल्का होने लगा। जब अर्जुन ऑफिस से तैयार होकर निकला तो वो शालिनी को देखकर चौंक गया। आपको आराम करना चाहिए था। ये सब करने की क्या जरूरत थी? शालिनी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैं एक औरत हूं, अर्जुन। जहां रहती हूं वहां गंदगी नहीं देख सकती। ये मेरी आदत है। उसकी मुस्कान में एक आत्मसम्मान था जो अर्जुन को चुप कर गया। उसने कहा, आप आराम से रहिए, मैं दोपहर तक लौटूंगा और फिर हम कंपनी चलेंगे। दोपहर में शालिनी और अर्जुन विशाल की कंपनी पहुंचे। एक ऊंची इमारत के सामने खड़े होकर शालिनी थोड़ा सहम गई, लेकिन अर्जुन ने उसे हौसला दिया। रिसेप्शन पर अर्जुन ने मैनेजर मिस्टर गुप्ता से मुलाकात की। सर, ये विशाल शर्मा की पत्नी है। उनके पति का पीएफ क्लेम करना है, अर्जुन ने कहा। मैनेजर ने शालिनी को ऊपर से नीचे देखा। उसकी नजरों में सहानुभूति कम और शक ज्यादा था। देखिए मैडम, आपके पति के अकाउंट में कुछ पैसा है, लेकिन उनके नॉमिनी आपके ससुर हैं। नियम के अनुसार वही क्लेम कर सकते हैं। शालिनी के चेहरे की रंगत उड़ गई। लेकिन मेरे ससुर ने तो कभी नहीं बताया कि वे नॉमिनी हैं और वे गांव में हैं। मैनेजर ने कुर्सी पर झुकते हुए कहा, आप उनका नंबर दीजिए, हम उनसे बात करके पुष्टि कर लेंगे। शालिनी ने नंबर दिया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसके चेहरे पर एक बेचैनी छा गई। उसने अर्जुन से कहा, मुझे मैनेजर की नजरों में कुछ गलत लगा, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। अर्जुन ने उसे तसल्ली दी, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, हम मिलकर देखेंगे। अगली सुबह जब मैनेजर का फोन आया तो शालिनी का दिल धक धक करने लगा। मैनेजर ने कहा, मैडम, आपके ससुर ने पीएफ का सारा पैसा पिछले महीने ही निकाल लिया। उन्होंने साफ कहा कि आपको कुछ नहीं देना है। शालिनी का पूरा शरीर कांप उठा। वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बेटे का हक भी नहीं समझा उन्होंने। मैं किसके लिए इतनी दूर आई थी? अब मेरे पास क्या बचा है? अर्जुन ने उसका कंधा थामा। आप अकेली नहीं हैं, शालिनी, मैं आपके साथ हूं। आप यहां रहिए, मैं आपके लिए कोई काम तलाश करूंगा। शालिनी कुछ नहीं बोली। वो बस अपने बेटे को सीने से चिपकाए रोती रही। उस पल में आरव की सांसें ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। दिन बीतने लगे। शालिनी अब अर्जुन के फ्लैट में रहने लगी। वो एक अलग कमरे में रहती थी और अपने बेटे के साथ
एक सीमित दायरे में रहती थी। वो घर संभालती, खाना बनाती और साफ सफाई करती। अर्जुन कभी उस पर कोई एहसान नहीं जताता, नहीं कोई सवाल पूछता। धीरे धीरे अर्जुन का मन बदलने लगा। शालिनी अब उसके लिए सिर्फ एक जरूरतमंद औरत नहीं थी, वो एक मजबूत मां थी, एक ईमानदार इंसान थी और एक ऐसी औरत थी जिसने अपने दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आरव भी अब अर्जुन से घुल मिल गया था। वो उसकी गोद में खेलता, उसके आने पर दरवाजा खोलने दौड़ता। एक शाम जब अर्जुन ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि शालिनी खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में एक कप चाय थी और उसकी आंखें कहीं दूर खोई हुई थी। क्या सोच रही है? अर्जुन ने पूछा। शालिनी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मेरी मां कहा करती थी कि हर अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर उगता है। शायद अब वो रात खत्म होने वाली है। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक नया भाव जाग रहा था। वो शालिनी को देखता रहा और पहली बार उसने महसूस किया कि उसका दिल अब सिर्फ इंसानियत नहीं, बल्कि कुछ और भी चाहता है। कुछ दिनों बाद एक रात जब अर्जुन देर से ऑफिस से लौटा तो शालिनी ने दरवाजा खोला और कहा, खाना रख दिया है, ठंडा हो गया होगा, लेकिन दिल से बनाया है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, दिल से बनी चीज कभी ठंडी नहीं होती। उस रात दोनों के बीच एक अनकहा बंधन बन गया। लेकिन अगली सुबह शालिनी ने कुछ ऐसा कहा जिसने अर्जुन को हिलाकर रख दिया। मैं गांव लौटना चाहती हूं। यहां लोग बातें बनाने लगे हैं, मेरे चरित्र पर सवाल उठ रहे हैं। अर्जुन को जैसे एक झटका लगा। उसने कहा, अगर लोग बातें बना ही रहे हैं तो क्यों ना उन्हें एक सच्चा जवाब दे दिया जाए। शालिनी ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, ना एहसान के लिए, ना समाज को चुप कराने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आपसे और आरव से दिल से जुड़ चुका हूं। शालिनी के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। वो निशब्द रह गई। क्या तुम जानते हो कि यह कितना बड़ा फैसला है? मैं एक विधवा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं सिवाय मेरे बेटे और मेरे जख्मों के। मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए शालिनी, मुझे तुम्हारा आज और तुम्हारा साथ चाहिए। और आरव, वो तो मेरा अपना है, अर्जुन ने कहा। शालिनी की आंखें भर आई। उसने कांपते होठों से पूछा, तुम्हारे माता पिता मान जाएंगे? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उनसे बात कर ली है, उन्हें कोई ऐतराज नहीं, बस तुम हां कह दो। उस रात शालिनी ने कई सालों बाद महसूस किया कि उसका भी कोई हो सकता है। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें आरव के साथ पूरी जिंदगी बिताने का यकीन है तो मेरी हां है। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन और शालिनी ने सादगी से शादी कर ली। न कोई शोर, न कोई दिखावा, बस अर्जुन के माता पिता की आशीर्वाद भरी मौजूदगी में एक छोटी सी माला और 2 दिलों का वादा। उस दिन आरव खूब हंसा क्योंकि उसे अब मम्मी के साथ साथ पापा भी मिल गए थे। शादी के बाद जिंदगी ने एक नया रंग लिया। शालिनी ने घर से ही एक छोटा सा हस्तशिल्प का काम शुरू किया। अर्जुन ने उसे ऑनलाइन बेचने में मदद की। धीरे धीरे शालिनी आत्मनिर्भर बनने लगी। वो औरत जो कभी स्टेशन की बेंच पर बैठी सोच रही थी कि अगली ट्रेन में चढ़े या नहीं, अब हर सुबह अपने बेटे को गोद में लेकर कहती, हम औरतें ट्रेन की तरह होती हैं। बेटा, चाहे कितनी देर से आए, अपनी मंजिल जरूर तय करती है। समय बीता। अर्जुन और शालिनी की एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने रिया रखा। अब उस फ्लैट में 4 सासें थी, 4 दिल थे और एक पूरा परिवार। एक दिन जब अर्जुन ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि शालिनी खिड़की के पास बैठी थी। इस बार उसके हाथ में चाय नहीं, बल्कि एक डायरी थी जिसमें उसने अपनी नई जिंदगी की कहानी लिखना शुरू किया था। आज फिर कुछ सोच रही हो? अर्जुन ने पूछा। शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, सोच रही हूं कि अगर उस दिन तुम नहीं मिलते तो मैं कहां होती।
अर्जुन ने बिना रुके जवाब दिया तो शायद मैं भी अधूरा रह जाता, क्योंकि मैं उस दिन सिर्फ छुट्टियों से नहीं लौट रहा था, मैं तुम्हें खोजने निकला था। शालिनी की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा।